विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश। आज आपका यूकेपीएससी आरओ का पेपर हुआ, तो उसका हम क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। ये जो सीरीज है ये ए सीरीज है, ठीक है। पहला क्वेश्चन लेते हैं, बहुत जल्दी जल्दी करेंगे, ठीक है। अपने आंसर चेक करते रहिए। पहला आंसर है भारतीय संविधान, पहला क्वेश्चन है भारतीय संविधान की प्रस्तावना निम्नलिखित में से किस दस्तावेज कानून पर आधारित है। तो अभी कुछ दिनों पहले ही मैं क्लास में बता रहा था आपको कि जो हमारा प्रियम्बल है या हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है वो मैंने आपको बताया था 3 डेट 9, 11, 13। तो 13 दिसंबर को जो जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था संविधान सभा में, वही आपका क्या है, प्रस्तावना के मतलब प्रस्तावना उस उद्देश्य प्रस्ताव यानी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पर क्या है, आधारित है, ठीक है। तो पहले का आंसर हो गया आपका उद्देश्य संकल्प, पहले का आंसर हो गया बी। भारतीय संविधान की प्रस्तावना निम्नलिखित में से किस दस्तावेज ऑब्लिक कानून पर आधारित है, तो आपने बोलना उद्देश्य प्रस्ताव या उद्देश्य संकल्प। दूसरा क्वेश्चन है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नर स्टोन ऑफ अ नेशन, पुस्तक के लेखक कौन है, आपने बोलना है ग्रेनविल ऑस्टिन, ग्रेनविल ऑस्टिन। थर्ड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संविधान संशोधन की प्रक्रिया की विवेचना करता है। तो मैंने आपको बताया था, वो भी क्लास में बता दिया था कुछ दिनों पहले कि 22 पार्ट हैं, उसमें जो संविधान का 20वां भाग है, जैसे कि हमने साउथ अफ्रीका के पूर्व गोरी सरकार से लिया है, उसका एक ही आर्टिकल होता है, आर्टिकल 368। तो आर्टिकल 368 में क्या है, आपका संविधान संशोधन की प्रक्रिया की विवेचना की गई, ठीक है। अगला क्वेश्चन 4th नंबर, यानी ये आंसर हो गया इसका क्या है, डी। दूसरे का आंसर क्या था, ग्रेनविल ऑस्टिन। तीसरे का आंसर हो गया आर्टिकल 368। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पंचायतों की वित्तीय स्थिति के पुनरावलोकन हेतु वित्त आयोग के गठन का प्रावधान करता है। तो ये भी मैंने बताया था कि जो भाग 9 है उसमें आर्टिकल 243 से 243 तक के आर्टिकल हैं, और स्पेशल मैंने 2 आर्टिकल आपको याद करने के लिए कहे थे। मैंने कहा था एक तो 243 याद कर लेना, और एक आर्टिकल 243 कजा के और जेड याद कर लेना। तो जो 243 और 243 है वो आपका राज्य वित्त आयोग के बारे में क्या करता है, गठन की बात करता है। तो उसको हिंदी में बोलते हैं आप क्या, झ। 243 को क्या बोलते हैं, 243 झ, ठीक है। तो मैंने आई और कजा पे खास ध्यान दिया था, वो क्वेश्चन बना हुआ है यहाँ पर 243 झ। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निजता के अधिकार की परिकल्पना की गई है, आंसर आर्टिकल 21, निजता का राइट टू प्राइवेसी जिसको बोलते हैं, आर्टिकल 21। आगे, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे, ये तो बच्चों वाला प्रश्न है, बी.एन. राव। कौन से, बी.एन. राव, यानी इसका आंसर हो गया आंसर सी। जो 5th वाला क्वेश्चन था उसका आंसर क्या हो गया, आर्टिकल सी। इसका भी आंसर हो गया आर्टिकल सी, बी.एन. राव। फिर भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों के वितरण का विवेचन करती है, आंसर 7वीं अनुसूची, 7th शेड्यूल। 3 सूचियां हैं उसमें, संघ सूची है, राज्य सूची है, समवर्ती सूची है। अब इसमें डिटेल नहीं बता रहा हूं मैं, आप पुराने वीडियो देखेंगे तो उसमें सब बता रखा है मैंने कि जो संघ सूची है उसमें कानून बनाने का अधिकार किसको है, संसद को है। राज्य सूची में कानून बनाने का अधिकार राज्य विधानमंडल को है, ठीक है। तो आंसर इसका हो गया 7वीं अनुसूची, यानी इसका 7वें का आंसर हो गया सी। उसके बाद भारत द्वारा आयोजित G20 सम्मेलन 2023 में निम्नलिखित में से किस देशों के समूह को सदस्य बनाया गया है, आंसर अफ्रीकन यूनियन, अफ्रीकन यूनियन। अगला क्वेश्चन, बहुआयामी निर्धनता सूचकांक यानी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में निम्नलिखित में कौन सा एक सम्मिलित नहीं है, तो पर कैपिटा इनकम को नहीं लिया जाता है। किसको नहीं लिया जाता है, पर कैपिटा इनकम को नहीं लिया जाता है। इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो गया डी, आंसर डी। उसके बाद भारत सरकार के जल जीवन मिशन के अंतर्गत निम्न में से कौन सा कार्यक्रम चलाया जा रहा है। तो आप सभी लोगों के घर में जो नल लग रहे हैं, हर घर जल योजना जो है आपकी किसमें है, किसके अंतर्गत आती है, जल जीवन मिशन। इसका मतलब 10वें का आंसर हो गया आंसर सी, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सतत विकास लक्ष्य 2030 में निम्नलिखित में से कौन सा एक लक्ष्य 4 के रूप में चिन्हित किया गया है, आंसर शिक्षा,
सस्टेनेबल डेवलपमेंट 17 गोल हैं यूएनओ के, है ना, 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल या सतत विकास लक्ष्य बोलते हैं इनको। 2030 में कितने हैं, मतलब लक्ष्य नंबर 4 क्या है। अगर इसका फोटो भी देखेंगे आप तो 4 फोटोएं बनाई भी रहती हैं, चौथे नंबर पे बुक बनी रहती है। तो चौथा जो है वो क्या है, शिक्षा। चौथा क्या है, तो 11वें का आंसर हो गया ए। अगला, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना संबंधित है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत आपको पता ही है लोन दिया जाता है लघु व्यवसाय इकाइयों के लिए। किसके लिए, लघु व्यवसाय करने वाली जो यूनिट्स हैं उनको क्या दिया जाता है, लोन दिया जाता है। ठीक, आंसर इसका हो गया बी। 12वें का आंसर क्या हो गया, बी। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। ये मैंने जब मैप रीडिंग करा रखा था उसमें बता रखा था 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, कहां से नहीं गुजरती है, मणिपुर से नहीं गुजरती है। कहां से नहीं गुजरती है, अब मैं पूरा नहीं बता रहा हूं क्योंकि पूरा पेपर सॉल्व कराना है अभी। तो मणिपुर से नहीं गुजरती है। 13वें का आंसर हो गया डी। ठीक है, अगला हो गया, बोकारो स्टील संयंत्र का विकास निम्नलिखित में से किसके सहयोग से किया गया था। तो आंसर हो गया रूस के सहयोग से बोकारो स्टील संयंत्र का विकास किया गया था। ठीक है, अगला है, ये आपके रेलवे जोन है, उसमें पूछ रखा कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो आंसर है इसका, आंसर दक्षिण पूर्वी रेलवे का भुवनेश्वर में नहीं है, कोलकाता में है। कहां है, एक बार चेक कर लीजिए। दक्षिणी पूर्वी रेलवे का कहां है, भुवनेश्वर में नहीं है। इसका मतलब इसका आंसर हो गया डी। पेपर में चेक कर लीजिए भाई, इसका आंसर डी है। ठीक है, अगला, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दशक था। आंसर आर्टिकल 1961 से 1971, 1961 से 1971। ठीक है, अहोम जनजाति भारत के किस राज्य से संबंधित है। आंसर असम से। अहोम विद्रोह भी हुआ था, गोमधर कुंवर उसके नेता थे, कभी बहुत पहले की, है ना, आजादी के समय। तो अहोम वाला 17वें का आंसर हो गया सी। अगला, निम्नलिखित नदियों में से पश्चिम से पूर्व में क्रम को व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए, पश्चिम से पूर्व बोल रहा है तो सबसे पश्चिम में हो गई चंबल, उसके बाद हो गई आपकी कौन, सबसे उधर हो गई सोन। चंबल और सोन के बीच में चंबल आ गई, फिर आ गई बेतवा, फिर आ गई केन और फिर आ गई सोन। चंबल, बेतवा, केन और सोन। आंसर इज बी, आंसर इज बी। मैप रीडिंग में करा रखा है, मैंने कहा था कि या तो दाएं से बाएं पूछेगा या बाएं से दाएं या ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर, इस तरह से प्रश्न पूछता है वो। ठीक है, आगे आइए। सोना कोलार की खान से, कोयला झरिया से, लौह अयस्क, ये लौह अयस्क गुंटूर वाला क्या हो गया, हीरा पन्ना। हीरा पन्ना है इसका जो गलत आंसर, जो सुमेलित नहीं है, लौह अयस्क गुंटूर लिख रहा है, आंध्र प्रदेश में पड़ता है गुंटूर जिला। ठीक है, तो लौह अयस्क गुंटूर ये मैच नहीं कर रहा है, इसका मतलब 19वें का आंसर हो गया सी। 19वें का आंसर सी। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है। तो आंसर गोवा, आंसर गोवा। ठीक है, तमिलनाडु तीसरे नंबर पर है। तमिलनाडु किस नंबर पे है, तीसरे नंबर पे। दूसरे नंबर पे कौन है, मिजोरम। बड़ा चौंकाने वाला आंकड़ा था हमारे लिए भी जब सेंसस आया था। ठीक है, अगला, तो 20वें का आंसर हो गया ए। 21वें का आंसर, निम्नलिखित में से किस राज्य में 2011 की जनगणना के अनुसार अधिकतम जनसंख्या वृद्धि दर थी। आंसर इज मेघालय, आंसर इज मेघालय। ठीक, आगे बढ़िए। नावा शेवा, ये भी बिल्कुल बच्चों वाला प्रश्न है, कहां है बंदरगाह। आंसर मुंबई में। ठीक है, वर्ष 2023 में अंतरराष्ट्रीय शतरंज विश्व कप किसने जीता। तो अब ये आपका करंट से आ गया, तो आंसर हो गया इसका कौन, मैग्नस कार्लसन। ये तो वैसे भी चैंपियन है, इन्होंने जीतना ही था। तो 19 वर्ष 2023 में अंतरराष्ट्रीय शतरंज, यानी 23वें का आंसर हो गया बी, मैग्नस कार्लसन। 24वें का आंसर हो गया, भारत में वर्ष 2023 एशियाई खेलों के दौरान स्वर्ण पदक, कितने स्वर्ण पदक जीते हमने। आंसर 28 स्वर्ण पदक जीते हमने। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया सी। स्वर्ण पदक कितने जीते, 28 स्वर्ण पदक जीते। 25वां क्वेश्चन, अक्टूबर 2023 में उत्तराखंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन थे। तो ये होने चाहिए, लेकिन इनका थोड़ा सा मेरे ख्याल से मिसप्रिंट कर रखा, पेट कटा शौ होना चाहिए, षणमुखम। इनकी तो कहानी भी बताई थी मैंने, कुमार कार्तिकेय का नाम है, षटमुखम 6 जिनके क्या है। तो मैंने बताया भी था कि इस नाम के क्या है, प्रशासनिक अधिकारी हैं यहाँ पर, बड़े ईमानदार व्यक्ति हैं।
तो वी षणमुगम है ना, मुगम मुखम होना चाहिए मेरे ख्याल से, ठीक है। अगला क्वेश्चन हो गया, तो 25वें का आंसर हो गया वी षणमुखम मुगम। 26वां, 2023 में महिला फुटबॉल विश्व कप किस देश ने द्वारा जीता गया? तो स्पेन के द्वारा जीता गया। स्पेन की महिलाओं ने इंग्लैंड की महिलाओं को मेरे ख्याल से इसमें पराजित किया, ठीक है। तो आपने आंसर देना डी, स्पेन की महिलाओं ने विश्व फुटबॉल महिला वर्ल्ड कप क्या कर दिया? जीत लिया है। अगला, वर्ष 2023 में किस भारतीय ग्राम को UNWTO द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम का पुरस्कार प्रदान किया गया? आंसर धोरडो, गुजरात में पड़ता है, ठीक है, कच्छ में पड़ता है, कच्छ जिले में धोरडो। तो वर्ष 2023 में किस भारतीय ग्राम को? तो 27वें का आंसर हो गया डी। अगला 28वां, 31 अक्टूबर 2023 को भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने निम्नलिखित में से किसके स्थापना दिवस, थोड़ा इधर आ जाइए भाई, किसके स्थापना दिवस समारोह में भाग लिया? आंसर लद्दाख, पिक्सल टूट रहे हैं, लद्दाख, आंसर इज लद्दाख, यानी इसका आंसर हो गया ए। 28 का आंसर हो गया ए। अगला 29, वह स्थान जहां विक्रम लैंडर ने चंद्रमा को छुआ था उसे क्या नाम दिया गया है? आंसर शिव शक्ति। क्या नाम दिया गया है? शिव शक्ति। वह स्थान जहां विक्रम लैंडर ने चंद्रमा को छुआ, शिव शक्ति उस स्थान, यानी इसका 29 का आंसर हो गया बी फॉर बॉय। 30वां, वर्तमान में उत्तराखंड राज्य में महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में प्रवेश हेतु किस पोर्टल का प्रयोग किया जा रहा है? तो आंसर इज समर्थ, आंसर इज सी, समर्थ। नारी शक्ति वंदन विधेयक संविधान के किस संशोधन द्वारा पारित हुआ है? तो आंसर इज 128वां बिल था। बिल का नंबर क्या था? 128वां। और जब एक्ट पास हुआ तब उसका नंबर क्या था? 106। तो एक्ट का नंबर 106 है, लेकिन उसने क्या पूछा? विधेयक, बिल पूछा उसने। क्या पूछा? बिल। तो उसका नंबर था 128। इसका मतलब 31वां का आंसर हो गया बी। अगला 32वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में वर्ष 2023 में जाति आधारित जनगणना आयोजित एवं प्रकाशित करवाई गई? आंसर इज बिहार, है ना। नीतीश बाबू की काफी मतलब विपक्ष ने क्या की? निंदा भी की इसमें, कि क्या कर रहे हैं? जाति आधारित जनगणना करा रहे हैं, बट सभी चीजें जरूरी है, ठीक है। तो इसका 32वें का आंसर हो गया बिहार, आंसर इज डी। अगला, एशिया गेम्स 2023 आयोजित हुए थे? आंसर हांगझाऊ, आंसर हांगझाऊ। अब हांगझाऊ का नाम हो सकता है, चीन में ही पढ़ते हैं ऐसे, है ना, तो चाइना। हांगझाऊ कहाँ? चाइना। वर्ष 2023 के लिए दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान, ये ध्यान रखना, दादा साहब लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे प्रदान किया गया? वहीदा रहमान, है ना। देवानंद जी के साथ कई पिक्चरों में दिखी होंगी आपको, एक जो नायिका थी वहीदा रहमान, तो वृद्ध हो चुकी हैं, लेकिन उनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया, ठीक है। वर्ष 2023 का नोबेल शांति पुरस्कार किसको प्रदान किया गया? आंसर नरगेस मोहम्मदी को। ईरान की जेल में बंद हैं, क्या है? वहां की महिलाओं के लिए इन्होंने काफी कुछ किया, इसलिए नोबेल शांति पुरस्कार जो दिया गया वो किसको दिया गया? नरगेस मोहम्मदी। 35वें का आंसर है, आंसर सी। 35वें का आंसर क्या है? सी। अगला क्वेश्चन 36वां, निम्नलिखित में से किस राज्य ने राष्ट्रीय खेल 2023 का आयोजन किया? आंसर गोवा। निम्नलिखित में से किस राज्य ने राष्ट्रीय खेल, नेशनल गेम्स जो होते हैं 2023 का आयोजन किया? आंसर गोवा, ठीक है। अंदर से कई चीजें आती फिर कि गोवा की राजधानी पणजी है, पणजी जो है मांडवी नदी के तट पर है, बट इस समय मैं पढ़ा नहीं रहा हूं, इस समय आंसर बता रहा हूं खाली, ठीक है। निम्नलिखित में से किस देश में 1 जनवरी 2024 को ब्रिक्स का पूर्णकालिक सदस्य बनने के लिए शामिल नहीं किया गया? आंसर इज जापान को नहीं किया गया, 6 देशों को किया गया। उसमें एक अर्जेंटीना है, एक इजिप्ट है, एक ईरान है, 3 और कौन है? यूएई है, सऊदी अरब है, और एक और है इथियोपिया है ना, अबिसिनिया। ये 6 देशों को किया गया, जापान को नहीं किया गया। लखुडियार, ये तो स्टार्टिंग का ही क्वेश्चन है जब आप पढ़ते हैं, है ना। लखुडियार के शैल चित्र उत्तराखंड के किस जनपद में? तो अल्मोड़ा। बाड़े छीना सुना होगा आपने, अल्मोड़ा, लखुडियार। उडियार मतलब गुफा, उडियार मतलब हमारे उत्तराखंड में क्या बोलते हैं? उडियार, गुफा को, ठीक है। रानी गुलेरिया ने निम्नलिखित में से किस परमार शासक को राज्यभार सौंपा था? आंसर कीर्ति शाह, आंसर जिनके नाम पे कीर्ति नगर भी है ना, श्रीनगर जाते हुए आपने देखा होगा कीर्ति नगर, कीर्ति शाह, राजा कीर्ति शाह। काठगोदाम के निकट स्थित रानी बाग किस रानी के नाम पर स्थापित हुआ था? आंसर जिया रानी। बड़ा बहुत अच्छा लगता था उन्हें यहाँ रहना, बल्कि अंतिम समय उनका यहीं पर कटा, कहाँ? रानी बाग में। तो जिया रानी के नाम पर है रानी बाग।
आजाद पंचायत का संबंध उत्तराखंड के निम्नलिखित में से किस जन आंदोलन से है? आंसर रवाई। आंसर रवाई आंदोलन या तिलाड़ी गोली कांड के बाद जो हुआ उसमें आजाद पंचायत का गठन किया गया। तो 41वें का आंसर हो गया ए। 40वें का आंसर क्या था? बी। ठीक है, देखते रहिए। फिर टिहरी राज्य के किस राजा ने राज्य के मुख्य न्यायालय का नाम बदलकर हुजूर दफ्तर कर दिया था? हुजूर दफ्तर। आंसर राजा नरेंद्र शाह। ठीक है, वैसे ये जो हुजूर दफ्तर है ये मराठा में पढ़ते हैं हम। कहाँ पढ़ते हैं? मराठा का जो पेशवा का दफ्तर होता था उसको हुजूर दफ्तर कहते थे। और वो मतलब इतिहास का वो हुजूर दफ्तर वहां से उठाकर राजा नरेंद्र शाह ने क्या किया, अपने कोर्ट का नाम भी क्या रखा? हुजूर दफ्तर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कुमाऊं का बिना ताज पोषित राजा कहलाता है? तो भाई हेनरी रामजे को बोलते हैं। रैमजे होना चाहिए, वैसे रामजे लिखा हुआ। ठीक है, हेनरी रामजे, तो इनको रामजे ही बोलते थे कुमाऊं के लोग। तो हेनरी रामजे को बिना ताज पोषित राजा कहा जाता है। यानी 43वें का आंसर हो गया सी। निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1924 में अल्मोड़ा में विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की नींव रखी थी? तो इसका आंसर होना चाहिए बोसी सेन। लेकिन ये अल्मोड़ा बाद में स्थानांतरित हुआ, ये पहले कोलकाता में बनाया गया था। जो नींव रखी थी वो किसने रखी थी? बोसी सेन ने। तो पहले कहाँ था ये? कोलकाता में। बाद में इसको स्थापित किया, मतलब स्थानांतरित किया गया कहाँ पर? कहाँ पर? अल्मोड़ा में। ठीक है, अगला, मतलब ये 1924 अल्मोड़ा बोल रहा है, इसको एक बार चेक कर लेना, ये बाद में स्थानांतरित हुआ अल्मोड़ा में। अगला, कुमाऊं परिषद का तृतीय वार्षिक अधिवेशन निम्नलिखित में से किस स्थल पर आयोजित हुआ था? आंसर कोटद्वार में। आंसर कोटद्वार में। ठीक है, इसका आंसर हो गया ए। 45 का आंसर हो गया ए। 46, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराखंड निवासी आजाद हिंद फौज से संबंधित थे? आंसर सूबेदार लेफ्टिनेंट चंद्र सिंह नेगी जी। आंसर इज डी। 46 का आंसर क्या हो गया? डी। बल्कि ये जो वहां पे ऑफिसर ट्रेनिंग, सिंगापुर में जो ऑफिसर ट्रेनिंग स्कूल था उसके हेड थे कौन? चंद्र सिंह नेगी जी। ठीक है, 47वां, 1936 में गढ़वाल सेवा संघ की स्थापना कहां पर की गई थी? आंसर दिल्ली। ठीक है, गढ़वाल सेवा संघ की स्थापना कहां पर की गई थी? आंसर दिल्ली। आगे, लोसर पर्व का संबंध उत्तराखंड की किस जनजाति से है? आंसर जाड़ भोटिया। जाड़ भोटिया। ठीक है, दसोली ग्राम, ये इसका 48 का आंसर ए हो गया। दसोली ग्राम स्वराज संघ की स्थापना किसने की? आंसर चंडी प्रसाद भट्ट जी ने की। किसने की? दसोली ग्राम स्वराज संघ की स्थापना किसने की? चंडी प्रसाद भट्ट जी ने की, पर्यावरणविद। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन चारण उपनाम से प्रसिद्ध था? अभी कुछ दिन पहले क्लास में बता रहा था मैं, शिव प्रसाद डबराल जी चारण, अपनी घुमक्कड़ी के कारण क्या उन्हें चारण कहा गया। तो चारण किसका है? शिव प्रसाद डबराल चारण। तो 50वें का आंसर हो गया सी। उसके बाद, निम्नलिखित में से किसे बाल्यकाल में गोसाई दत्त के नाम से जाना जाता था? ये भी मैंने पूछा था, जो उपनाम पूछ रहा था मैं, तो सैं, गुसैं अलग अलग नामों से बोलते थे। तो गोसाई दत्त के नाम से किन्हें बोला जाता? सुमित्रानंदन पंत जी को बोला जाता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 52, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुशिर वाद्य है? सुशिर वाद्य है। आंसर नागफणी। आंसर नागफणी। सुशिर वाद्य मतलब जैसे वो होता है ना, एक रणसिंगा होता है, फूंक मारनी पड़ती है जिसमें, ऐसे ही नागफणी। नागफणी, यानी 52वें का आंसर हो गया बी। 53वें का आंसर, बद्रीनाथ के रावल पुजारी परंपरा अनुसार किस राज्य के मूल निवासी होते हैं? तो मैंने बताया था आपको कि केरल में कलाडी गांव में नंबूदरी ब्राह्मण परिवार में शंकराचार्य पैदा हुए, उसी गांव से आते हैं हमारे कौन? रावल जो आते हैं। बद्रीनाथ का रूप माना जाता है इन्हें भी, है ना, इनकी भी, इन्हें भी बड़ा सम्मान दिया जाता है। तो बद्रीनाथ के रावल कहाँ से आते हैं? आंसर केरल। और गांव पूछेगा तो कलाडी। ठीक है, और नंबूदरी होते हैं वो, उन्हें विवाह करने की अनुमति नहीं होती है। और वो वहाँ 8 डिग्री 4 मिनट लैटिट्यूडनल पोजीशन से यहाँ आते हैं इतने ऊपर, और बड़े क्या उनके लिए तो बड़ा कठिन होता है। क्या भाई, गर्म देश के लोग हैं, बिल्कुल ठंडे, हाई एल्टीट्यूड जिसे बोलते हैं, है ना, बद्रीनाथ तो हाई एल्टीट्यूड में। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर गढ़वाल में स्थित है? आंसर नागनाथ पोखरी। नागनाथ, ये बेरी नाग, बेड़ी नाग लिख दिया उसने, धौली नाग लिख दिया, मतलब कंफ्यूज करने के लिए दिया आपको उसने। ठीक है, आंसर है नागनाथ पोखरी। ठीक है, मेरा क्षेत्र है ये नागनाथ पोखरी वाला।
ये बताना भी जरूरी है, ठीक है। उसके बाद उत्तराखंड के निम्न जनपदों के समूह में से कौन सा अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है? तो भाई ये भी बताया था मैंने पहले दिन जब उत्तराखंड पढ़ाया, मैंने यही बताया। सबसे पहले क्या करो आप, जो इंटरनेशनल बॉर्डर बना रहे हैं, तो जैसे ऊपर उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, तो इसमें देखना जरा है यहाँ पे ऑप्शन, उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़। आंसर इज बी। इसका आंसर 55 का आंसर क्या हो गया? बी। अगला, सोना नदी वन्यजीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस जनपद में अवस्थित है? आंसर पौड़ी में है। रामनगर, सोना नदी पौड़ी में है, लेकिन पर्टिकुलर जगह रामनगर में है मेरे ख्याल से। हाँ। अगला, निम्नलिखित में से द चिपको मूवमेंट ए पीपुल्स हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर शेखर पाठक। आंसर, इनके बारे में भी बताया था मैंने कि पहाड़ नामक संस्था है इनकी, है ना, जो कि हर 12वें कितने वर्ष, 10 साल में, हर 10 साल में अराकोट से अस्कोट से अराकोट यात्रा कराते हैं। बल्कि मैंने बोला भी था कि मैं इसमें जाऊंगा, लगभग 45 डेज की होती है, वेट कम हो जाता है इसमें, 45 डेज। आपको मैंने आमंत्रित कर रखा है इसमें, ठीक है। तो शेखर पाठक जी, पहाड़ नामक संस्था, है ना, अस्कोट से अराकोट। अस्कोट कहाँ पड़ता है? पिथौरागढ़। अराकोट कहाँ पड़ता है? उत्तरकाशी। तो जब भी ये यात्रा होगी तो इसमें चलना है, ठीक है। अगला, 2020 से 21 में उत्तराखंड के निम्नलिखित में से किस जनपद में सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि है? तो आंसर उधम सिंह नगर, ठीक है। यानी 58 का आंसर क्या हो गया? डी। अगला भाई, सतोपंथ, अगला क्वेश्चन 59। सतोपंथ निकलती है, सतोपंथ से निकलती है अलकनंदा। सतोपंथ के बारे में बता रखा मैंने, तिकोना ताल है, बताया था, स्वर्गारोहिणी लोमस ऋषि के साथ, कहानी याद आ रही होगी अगर। अलकनंदा निकलती है, जो गंगोत्री से क्या निकलती? भागीरथी निकलती है। गौरी गंगा कहाँ से निकलती? मिलम से निकलती है ना। और पूर्वी रामगंगा निकलती है नामिक से। तो इसका आंसर देखो जरा, चेक करो, 2 1 2 1 4 3, आंसर इज सी। इसका आंसर हो गया सी। 59 का आंसर हो गया सी। अगला क्वेश्चन निकालिए 60वें का। किस जनजाति को शौका के नाम से भी जाना जाता है? भूटियों से बड़े अच्छे क्वेश्चन पूछे इन्होंने, भूटिया जनजाति से, है ना। उच्च हिमालय के मूल निवासी भी यही है, ये भी क्वेश्चन बनता है। भूटिया लोग, भूटिया लोगों को क्या कहा जाता है? शौका भी कहा जाता है, ठीक है। तो आंसर हो गया 60वें का सी। भूटिया का एक जो रूप है वो क्या है? शौका भी है। अलग अलग जगहों पे अलग अलग कहते हैं। जैसे चमोली में क्या बोलते हैं? मारछा, है ना, बोलते हैं। चलो, और जाड़ कहाँ बोलते हैं? उत्तरकाशी में बोलते हैं, है ना। अगला 61, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है? ये भी मैंने कुछ दिनों पहले क्वेश्चन बताया आपको कि सबसे बड़ा कौन सा है। आंसर गंगोत्री नेशनल पार्क। 61 का आंसर हो गया सी। 61 का हो गया सी। उसके बाद कहाँ गए ये? आसन भाई, कुल्हाल जो है वो आसन नदी के उस पे है। मनेरी भाली भागीरथी होना चाहिए यहाँ पर। क्या होना चाहिए? भिलंगना नहीं है, भागीरथी होना चाहिए। अलकनंदा विष्णुप्रयाग ठीक है, भागीरथी कोटेश्वर ठीक है। यहाँ पर होना चाहिए क्या? भागीरथी। क्या होना चाहिए? तो कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? आंसर बी सुमेलित नहीं है। यहाँ पे भागीरथी होना चाहिए, मनेरी भाली, ठीक है। तो बी आंसर हो गया इसका। भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार उत्तराखंड में निम्नलिखित में से किस जनपद में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल है? आंसर नैनीताल। आंसर इज नैनीताल में, ठीक है। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? अब जो आपकी परीक्षा वाणी है उसमें इन्होंने उत्तरकाशी दे रखा है, कुछ कल्याण बुग्याल, लेकिन उत्तरकाशी टिहरी दोनों जगह पड़ता है ये, ठीक है, ये सही है। दयारा बुग्याल रुद्रप्रयाग में नहीं है भाई। दयारा बुग्याल कहाँ है? इसके बारे में भी बताया था। मक्खन की होली खेली जाती है, बटर फेस्टिवल होता है, ये बताया था, है ना। तो दयारा बुग्याल कहाँ है आपका? उत्तरकाशी में, रुद्रप्रयाग में नहीं है, ठीक है जी। आगे बढ़ो। टिहरी दरबार ने वर्ष 1928-29 में वन सलाहकारों के रूप में डॉक्टर एफ हेस्क की सेवाएं ली। वे किस देश के निवासी थे? आंसर जर्मन थे। एफ हेस्क क्या थे? जर्मन थे, जर्मनी के थे, ठीक है। अगला, यानी इसका आंसर हो गया 65 का आंसर हो गया बी। अगला, ई गार्डनर के द्वारा कुमाऊं तथा गढ़वाल का प्रथम राज बंदोबस्त किस वर्ष लागू किया गया था? सारे बंदोबस्त बताए थे मैंने बताया था। 11 बंदोबस्त जो हुए अंग्रेजों के समय हुए, 12वां जो हुआ उत्तर प्रदेश में हुआ, कॉपी पेस्ट था वो, है ना। 11वें का कॉपी पेस्ट, 12वां, बल्कि 9वां भी बताया था मैंने, विकेट का बंदोबस्त बताया था। और एक ही जगह पे बताया था मैंने, तलाऊ उपराऊ बताया था कुछ भूमि। वो दोनों क्वेश्चन बने हुए ये वाले। तो 1815, आंसर इज 1815, ई गार्डनर। अविभाजित गढ़वाल राज्य का अंतिम नरेश कौन था?
अब ये क्वेश्चन क्या हो गया, थोड़ा सा मैं बताऊं कि खुरबुड़ा के युद्ध में प्रद्युम्न शाह शहीद हो जाते हैं गोरखाओं के साथ नेपालियों के साथ लड़ते हुए। उसके बाद उनका बेटा, एक बेटा प्रीतम शाह को तो पकड़ के ले जाते हैं नेपाल, दूसरा बेटा जो होता है सुदर्शन शाह वो यहाँ पर रहता है। लॉर्ड हेस्टिंग से क्या करता है, सहायता मांगते हैं वो कि भैया गढ़वाल पर नेपालियों का आक्रमण हो गया। 1803 में वैसे ही भूकंप आया था, रेक्टर स्केल पर 9 का भूकंप था, बद्रीनाथ केंद्र था, 75% जनसंख्या वैसे ही मर गई थी गढ़वाल की, 25% जनसंख्या पर आक्रमण कर दिया था किसने, नेपालियों ने, और कई सालों तक शासन किया, है ना, कितना 10.5 वर्ष तक शासन किया। फिर उसका सुदर्शन शाह जो है, अब ये है यहाँ पर प्रश्न कि राजा किसको माना जाए अंतिम नरेश, प्रद्युम्न शाह को या प्रद्युम्न शाह तो वीर गति को प्राप्त हो गए, अब प्रद्युम्न शाह के बाद उन्हें राजकुमार के रूप में माना जाए या राजा के रूप में माना जाए सुदर्शन शाह को। तो मैं दोनों चीज मान के चल रहा हूं कि अंतिम नरेश, कहां के, गढ़वाल राज्य के अंतिम नरेश, अगर माना मैं अपनी बुद्धि लगा पा रहा हूं तो शायद क्या होना चाहिए, सुदर्शन शाह होना चाहिए, अगर उनका राज्याभिषेक हो गया होगा। क्योंकि सुदर्शन शाह ने अंग्रेजों को क्या दिया, गंगा के पार का क्षेत्र दिया। क्या दिया, जिसको ब्रिटिश गढ़वाल कहा गया। भाई विभाजन कब हुआ गढ़वाल का, तभी तो हुआ, नहीं आया समझ में। तो यहां पर ये थोड़ा सा इस पर एक वो लगा दीजिए, इसमें मतलब ये हो सकता है कि आपका लोक सेवा आयोग इसके आंसर प्रद्युम्न शाह को भी बोल सकता है, सुदर्शन शाह को भी बोल सकता है। मैं अपने हिसाब से सुदर्शन शाह को लेकर चल रहा हूं, क्योंकि सुदर्शन शाह ने ही अंग्रेजों को क्या किया था, मतलब विभाजन जो हुआ था वो सुदर्शन शाह के समय में हुआ था। ठीक है, अब ये एक बार थोड़ा अध्ययन करना पड़ेगा, इसका देखना पड़ेगा कि इनका राज्याभिषेक हुआ कि नहीं हुआ। अगला, गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र के प्रथम निर्वाचित सांसद कौन थे, फिर टेक्निकल क्वेश्चन दे दिया इन्होंने। अगर हम 1926 में स्वराज दल के टिकट पर बैरिस्टर मुकुंदी लाल को देखते हैं तो वो गढ़वाल क्षेत्र से जीतने वाले पहले सांसद हैं। अब अगर गढ़वाल लोकसभा सीट बोल, क्योंकि उस समय तो केंद्रीय विधानसभा बोलते थे, थी वो लोकसभा जैसी, बट लोकसभा नहीं बोलते थे। अब अगर गढ़वाल लोकसभा, ये इस पर ध्यान दूं तो फिर आंसर भक्त दर्शन निकल रहा है। क्या निकल रहा है, भक्त दर्शन। अब इसमें फिर कंट्रोवर्सी होने वाली है, क्योंकि जब आंसर की आएगी लोक सेवा आयोग की तो पता चलेगा कि वो क्या पूछना चाह रहे थे। या तो ढंग से पूछते, या तो खाली पूछते गढ़वाल सीट से, गढ़वाल सीट लिखते फिर सीधे कि से प्रथम निर्वाचित सांसद कौन थे। तो भैया पहला सांसद होने का जो गौरव प्राप्त है वो स्वराज पार्टी के लोगों को है। स्वराज पार्टी के टिकट पर जो लोग लड़े थे, स्वराज पार्टी याद है ना, मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी। गांधी जी ने तो मना कर दिया था कांग्रेस के टिकट पर कोई नहीं लड़ेगा, पर स्वराज पार्टी के टिकट पर लड़ सकते हो। तो उस समय स्वराज पार्टी के टिकट पर लड़े लोग तो बैरिस्टर मुकुंदी लाल गढ़वाल क्षेत्र से चुने गए थे। अब वैसे मैंने कहा गढ़वाल लोकसभा अगर मैं बोल रहा हूं क्षेत्र वर्तमान में पूछ रहा है तो भक्त दर्शन। ठीक है, अगला, उत्तराखंड पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं, तो पहले 33 थी, अब 50 हो गई है, तो 50%। सी आंसर है इसका, 69वें का आंसर हो गया सी। उत्तराखंड के किस जनपद में गन्ने का उत्पादन सर्वाधिक होता है, तो आंसर होना चाहिए उधम सिंह नगर, उधम सिंह नगर। ठीक है, ये सरदार उधम सिंह के नाम पर है, ये वही है जिन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड का क्या लिया था, बदला लिया था, किससे, डायड से। वहां गए थे मारने, और अपना नाम क्या रखा था उन्होंने, क्या रखा था, राम मोहम्मद सिंह आजाद। उनका एक नाम क्या है, ये यूपी वालों ने पूछा, राम मोहम्मद सिंह आजाद। अगला, उत्तराखंड बजट 2023-24 में राजकोषीय घाटे का लक्ष्य कितना है भाई, तो लक्ष्य है कितना, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का 2.7%। ग्रॉस जीडीपी बोलते हैं ना हम, तो लेकिन स्टेट में क्या बोलते हैं, जीएसडीपी बोलते हैं ना। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की जगह हम बोलते हैं ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का 2.7%। अगला, 72, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराखंड राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है, तो टिहरी जल विद्युत परियोजना भी कितनी, 2400 मेगावाट की है, सबसे बड़ी है ना। अच्छा जी, अगला, उत्तराखंड में चल रही 4 धाम परियोजना निम्नलिखित कार्यों में से किससे संबंधित है, तो आंसर भाई 4 धामों को जोड़ना है, तो आंसर सड़क निर्माण। किससे संबंधित है, तो इसका आंसर हो गया 73वें का ए, सड़क निर्माण। अगला, 74वें का आंसर, उत्तराखंड प्रदेश में किस फसल की पैदावार नहीं होती है,
तो भैया नारियल नहीं होता हमारे यहाँ, ना हो सकता है, ठीक है, नारियल होता है नीचे, है ना। हाँ नारियल पानी पीते हैं हम लोग, यहाँ तक पहुँचता है अब, लेकिन मैंने कहा नारियल हमारे यहाँ नहीं होता। उत्तराखंड प्रदेश में माल्टा होता है, लीची होती है, देहरादून में बढ़िया सेब होता है हमारा उत्तरकाशी में। तो इसका 74वें का आंसर हो गया सी, नारियल नहीं होता है। अगला 75वां, उत्तराखंड की वन नीति का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। अब जब हम इसके उद्देश्यों को पढ़ते हैं तो एज इट इज नहीं लिखा हुआ है, लेकिन जब हम उसके उद्देश्यों को पढ़ रहे हैं तो लग भी रहा है कि पर्यावरणीय स्थिरता और पारिस्थितिकी संतुलन स्थापित करना चाह रहा है। क्या आंसर बनना चाहिए इसका? देखिए, जब उद्देश्य, जैसे कोई भी एक गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट होता है तो उसमें एज इट इज तो नहीं लिखा हुआ है, लेकिन जो वो काम बता रहे हैं उससे ये चीजें स्थापित होनी है। पर्यावरणीय स्थिरता भी आनी है, भाई वन लगाने की बात कर रहे हैं, जो वाइल्ड लाइफ है उसको बचाने की बात कर रहे हैं, तो ये हो रहा है। और मुझे 99% लग रहा है कि ये आंसर होना चाहिए, ठीक है, पर्यावरणीय स्थिरता एवं पारिस्थितिकी संतुलन स्थापित करना, ठीक है। अब देखिए समय तो मिला नहीं, आज संडे है, बहुत ज़्यादा विश्लेषण नहीं कर पाए, जल्दी से पेपर आया अभी थोड़ी देर पहले, उसको देखा, हमने टिक लगाया और हम आपको बता रहे हैं। बट लगभग 99% सही होंगे जो मैं आंसर बता रहा हूँ आपको, ठीक है। अगला, उत्तराखंड में सिंचित कृषि भूमि को कहा जाता है। ये भी मैं बता रहा था, तलाऊ उपराऊ बताया था। तलाऊ मतलब जो नीचे भूमि है जहाँ पर सिंचाई की व्यवस्था है उसको क्या बोलते हैं? तलाऊ। उपराऊ मतलब ऊपर, जहाँ उखड़ वाला अनाज होता है। लाल चावल भी बताया था मैंने, है ना, जिसकी बड़ी मांग है आजकल। तो इसका 76वें का आंसर हो गया तलाऊ। ये क्या है भाई? उत्तरकाशी के 4 धाम देखो, गंगोत्री यमुनोत्री उत्तरकाशी में पड़ते हैं, बद्रीनाथ आपका चमोली में पड़ता है, केदारनाथ आपका रुद्रप्रयाग में पड़ता है। तो 3 डिस्ट्रिक्ट, उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, कहाँ पर है? उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग। उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, आंसर इज डी। 77वें का आंसर हो गया डी, उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग। अगला बढ़ाओ भाई, जल्दी बढ़ाओ। ये फिर बच्चों वाला क्वेश्चन पूछ लिया इन्होंने। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरॉल। क्या है? टोकोफेरॉल। खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं, तो शाकाहारी भाई प्राथमिक उपभोक्ता होता है, जैसे बकरी है, गाय है, ये सब क्या है? प्राथमिक उपभोक्ता हैं। तो जो शाकाहारी होंगे ए, आंसर इज प्राथमिक उपभोक्ता, ठीक है। मलेरिया की प्रसिद्ध दवा, ये मैं अपने वीडियोस में बता चुका हूँ कि सिनकोना की छाल से निकलती है कुनैन, है ना। तो मलेरिया की प्रसिद्ध दवा कुनैन प्राप्त की जाती है सिनकोना की, आंसर इज बी, सिनकोना की छाल से। फिर निम्नलिखित में से कौन सा रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित नहीं करता है? तो भाई वैसे तो अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा, इंफ्रारेड, है ना, इस तरह का वो करता है, लेकिन ये अभी इसको कंट्रोवर्शियल में डालिए। क्या कीजिए? कुछ क्वेश्चन जो कंट्रोवर्शियल हैं जिनको मैं चेक करके बताऊंगा आपको, क्योंकि अभी किताब खोलने का समय नहीं मिल पाया। एक बार बुक में देख के मैं बता दूंगा कि क्या होगा इसका आंसर, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली क्या बोलते हो, क्या होना चाहिए? मेरे ख्याल से बताना ठीक नहीं है। देखो गामा तो निकलती है, अल्फा भी निकलती है, बीटा भी निकलती है, ठीक है, और हीलियम केंद्रक भी होना चाहिए। ये पहली बार देख रहा हूं मैं कि इस तरह के क्या कर रहा है वो, है ना। ठीक है, न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट करते हैं, फिर न्यूट्रॉन निकलते हैं रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से। अगर उसको नहीं रोका गया तो चेन रिएक्शन बनती है। रोक दिया, अगर हमने उसको रोक कर, मतलब मंदक मॉडरेटर का प्रयोग किया, D2O का प्रयोग किया, और छड़ों का, ग्रेफाइट की छड़ों का प्रयोग किया, तो इसको फिलहाल मैं आंसर नहीं बता रहा हूँ इसका, ठीक है। इसको कंट्रोवर्शियल में डालिए, अभी कल तक मैं बता दूंगा, मॉर्निंग तक, ठीक है। अच्छा जी, निम्नलिखित में से किस औषधि का उपयोग अपच के उपचार के लिए होता है? भाई पीते रहते हो आप इनो एंटासिड, पीते रहते हो, तो एंटासिड कौन सा? 82वें का आंसर होगा सी, एंटासिड लेते हैं ना, जब अपच हो जाता है तो क्या लेते हो? इनो खाते हो या कोई टैबलेट लेते हो, एंटासिड, जो एसिडिटी को कम करता है। डाइजीन लेते हो, सबसे पुरानी जो है वो तो हमारी क्या है, बचपन से पी रहे हैं डाइजीन, टैबलेट भी आती है डाइजीन की, एंटासिड, ठीक है। एक छड़ की तापीय चालकता, फिर ये कंट्रोवर्शियल में डालिए भाई इसको। एक छड़ की तापीय चालकता किस पर निर्भर करती है? देखिए कई जगहों पर छड़ की सामग्री क्या हो सकता है, मतलब जो पेपर प्रैक्टिस हुई है पहले, उसमें कईयों में आंसर छड़ की सामग्री दे रखा है, और कहीं पर बता रखा है कि द्रव्यमान को छोड़कर सब पर करती है। तो इसको कंट्रोवर्शियल में डालिए, इसका आंसर नहीं बता रहा हूँ मैं, ठीक है। अभी 100% अभी बता भी नहीं सकते,
थोड़ा सा देखना पड़ेगा, अध्ययन करना पड़ेगा, टाइम नहीं मिल पाया। OMR, ये बार बार बताता रहता हूं मैं कि ऑप्टिकल मार्क रीडर, ऑप्टिकल मार्क रीडर कहां पर है, ऑप्टिकल मार्क रीडर, आंसर इज ए। 84वें का आंसर क्या है, ए। अगला 50वें, किसी प्रोग्राम में बग ढूंढने की प्रक्रिया कहलाती है डीबगिंग। ये तो बच्चा जानता है, डीबगिंग, बग ढूंढने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, डीबगिंग कहलाती है। IPv4 एड्रेस में बिट्स होती हैं कितनी, 32 बिट्स होती हैं। IPv4 एड्रेस में कितने बिट्स होती हैं, आंसर 32। 86वें का आंसर हो गया ए। कंप्यूटर में 1 KB यानी किलोबाइट बराबर होता है 1024 बाइट के, 1024 बाइट के, है ना। क्लास जब मैं पढ़ा रहा था कुछ बच्चे बोल रहे थे 1000 बाइट हो गया जी अब, तो मेरे ख्याल से उसको नहीं मानना चाहिए। जो अभी किताबों में है 1024 बाइट है, उसी को मान के चले, ठीक है, 1024 बाइट। किस वेद में सवार समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है, आंसर अथर्ववेद में कहा गया। जो चौथा वेद है, त्रय विद्या में नहीं आता है, वेद त्रयी में नहीं आता अथर्ववेद, लास्ट में लिखा गया। तो अथर्ववेद में प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है सवार समिति को। अगला, निम्नलिखित में से कौन मगध राज्य की प्रथम राजधानी थी, तो मैंने बोला था आपको 16 महाजनपद, भाई बार बार बोल रहा था मैं, है ना। गरीबरज, राजगृह, तो ये राजगृह उसकी क्या थी, प्रथम राजधानी थी। बार बार बता रहा था मैं कि अंगुत्तर निकाय, 16 महाजनपद, वहां से क्वेश्चन बनाता है लोक सेवा आयोग। तो ये 89वें का आंसर हो गया राजगृह, क्या हो गया। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी महिला भारतीय संविधान सभा की सदस्य थी, तो ये अम्मू स्वामीनाथन। कौन, ये थोड़ा टफ हो गया आप लोगों के लिए, है ना। 15 महिलाओं के नाम याद करने पड़ते हैं, तब जाके क्वेश्चन आप आंसर कर सकते थे। अगर आपने महिलाओं के नाम याद नहीं कर रखे, 15 नाम याद करने पड़ते हैं, ठीक है। उसमें जैसे जो पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनकी बहन भी थी, क्या नाम था, विजय लक्ष्मी पंडित, वो भी थी, और भी थे, है ना। तो अम्मू स्वामीनाथन इसका आंसर होगा। ये कुछ खास लोग जो जिन्होंने डीप स्टडी की होगी वही सही कर पाएंगे। तो 90 का आंसर हो गया डी। अगला, निम्नलिखित में से किसने 1941 में गौरक्षा मंडल का गठन किया था, 91, तो इसका आंसर होना चाहिए मदन मोहन मालवीय, सी, मदन मोहन मालवीय। अभी ये बच्चे कह रहे थे गांधी जी, तो मैंने कहा भाई इसका एग्जैक्ट आंसर जो है मदन मोहन मालवीय है, ठीक है। M⁵ महामना मदन मोहन मालवीय, M, ठीक है, हिंदू महासभा वाले मदन मोहन मालवीय। चलो 92 का आंसर, निम्नलिखित में से कौन नेता दक्षिण अफ्रीका गया और गांधी जी को उनके उद्देश्य प्राप्त करने में मदद की, तो उनके जो गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी वाले, ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले, आंसर इज डी। 92 का आंसर गोपाल कृष्ण गोखले, डी। चोल में बता रहा था, 2 नाम बड़े बता रहा था मैं आपको कि भैया राज फर्स्ट पढ़ लेना, राजेंद्र फर्स्ट पढ़ लेना, तो वहीं से क्वेश्चन बना। चोल राज्य का संस्थापक विजयालय, संस्थापक था ना विजयालय, किसका सामंत था, तो ये पल्लवों के सामंत थे। किसके सामंत थे, मैं बता भी रहा था कि यार पल्लव जो उन्होंने छोटे छोटे रथ मंदिर बनाए, शोर टेम्पल बनाए, उसी को आगे चलकर चोलों ने क्या किया, द्रविड़ शैली को चरमोत्कर्ष पर ले गए। 13 मंजिला मंदिर बनाया तंजौर में, वृद्धेश्वर का मंदिर, राज फर्स्ट ने। तो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना था। चोलों से पहले पल्लव थे, वो मैं बता चुका था कि पल्लवों की जो कला है उसी को आगे ले गए कौन, चोल। पल्लवों ने छोटे छोटे रथ मंदिर बनाए, लेकिन एकाश मंदिर बनाए, लेकिन पल्लवों ने एकाश मंदिर बनाए, छोटे छोटे बनाए, चोलों ने बड़े विशाल मंदिर बनाए, ठीक है। तो बस उसी क्षेत्र पर शासन कर रहे हैं, तो इसका मतलब चोल विजयालय चोल किसका सामंत था, आंसर पल्लवों का सामंत था, आंसर इज डी। 93 का आंसर क्या हो गया, डी। अगला 94, निम्नलिखित में से किसने अपनी आत्मकथा लिखी है, ये स्पेशल बताया था मैंने कि जो राजा अपनी आत्मकथा लिखता है वो इंपॉर्टेंट होता है। फिरोज शाह तुगलक की फुतुहाते फिरोजशाही मैंने बताई थी, जहांगीर की तुझो के जहांगीरी बताई थी, बाबर की तुझो के बाबरी, तुर्की भाषा बताई थी, ठीक है। तो फुतुहाते फिरोजशाही लिखी है फिरोज शाह तुगलक ने, ठीक है। लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा सत्ता हस्तांतरण के लिए 15 अगस्त 1947 के दिन ही क्यों चुना गया था, तो भैया ये द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों की जापान पर विजय की दूसरी वर्षगांठ थी, इसलिए खून खराबा ना हो, इसलिए जल्दी। वैसे तो क्या इटली की घोषणा में क्या कहा गया था कि जून 1948 से पहले हम आपको आजाद कर देंगे, लेकिन अगर वो यहाँ रुकते तो दिक्कत हो सकती थी। फिर रेटिंग्स विद्रोह हो गया था, कई बार बताया मैंने आपको कि देश को आजाद कराने में रेटिंग्स का बड़ा योगदान है। नौसैनिक विद्रोह तलवार नामक जहाज से शुरू हुआ था, है ना।
तो ये वाला इसका डी आंसर होगा। लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा सत्ता हस्तांतरण के लिए 15 अगस्त 1947 का दिन ही क्यों चुना गया? क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों की जापान पर विजय की दूसरी वर्षगांठ थी। और एक और चीज बताई थी मैंने आप लोगों को, जो सबसे लंबा ऑप्शन होता है वो आंसर होता है, बताया था। अगर किसी आंसर के ब्रैकेट में स्पेशल कंसिडर कर रखा है और समझा रखा है उसको, उसका मतलब समझ लो आंसर है वो। 99% आंसर होता है। पर मेरे उस पर ही मत चलना, अध्ययन करना तब करना है ना। अगला एक्वर्थ कमेटी, जब मैं आपको इकोनॉमिक्स करा रहा था तो मैंने आपको ये बताया था, जब बजट पढ़ा रहा था मैं, तो मैंने बताया था आपको 1924 में एक्वर्थ कमेटी ने रेल बजट अलग कर दिया था, आम बजट अलग कर दिया था। तब मोदी जी ने वर्तमान में क्या कर दिया, दोनों बजटों को एक कर दिया, है ना। तो एक्वर्थ कमेटी जो संबंधित है वो रेल बजट से संबंधित या रेलवे से संबंधित है, ठीक है। तो इसका 96 का आंसर हो गया डी, रेलवे। अगला 97, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन को शिक्षित भारतीयों का मेला कहा था? तो मैंने कहा था जब कांग्रेस आप पढ़ रहे हो तो जो कहा, जैसे कोई बोलता 3 दिन का तमाशा है, कोई बोलता है कि पढ़े लिखे शिक्षित लोगों का क्या, शिक्षित भारतीयों का मेला है, कोई बोलता है कि साल भर में टटराने से क्या होगा, है ना। तो वो पढ़ने पड़ते हैं किसने कहा। तो इसमें है आंसर लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय। तो 97 का आंसर हो गया बी, लाला लाजपत राय। अगला, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए अर्हताएं निर्धारित है? तो बताइए भाई किस में है? हाँ, आर्टिकल 58, है ना, कि भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, यही तो पढ़ते हैं हम लोग। तो आर्टिकल 58, जबकि 56 में क्या है, टर्म एंड ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट, उनका टर्म दे रखा। 56वां स्पेशल बताया था मैंने कि टर्म है इसमें। 58 में क्या है, क्वालिफिकेशन है, ठीक है। तो 98 का आंसर हो गया बी, आर्टिकल 58। अगला, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का कौन सा कालखंड एकल दलीय प्रभुत्व व्यवस्था के रूप में विशेषीकृत है? तो मेरे ख्याल से इसका आंसर देखिए, बहुत समय तक, लंबे समय तक एक ही दल रहा, कांग्रेस रही। वैसे तो 52 से गिना जाना चाहिए उसको, क्योंकि 52 में पहले इलेक्शन हुए थे, पर अंतरिम सरकार जो बनी थी वो भी कांग्रेसी थे सब। कौन थे? तो इसने 47 से ले लिया। ये हम लोगों ने जो पढ़ा कभी किसी जमाने में तो 52 से पढ़ा था। तो ये 47 से 67 तक का जो काल है वो क्या है आपका, एक दलीय प्रभुत्व व्यवस्था पर आधारित है। कौन? भारतीय राजनीतिक व्यवस्था। इतना क्लियर हो गया। उसके बाद 100वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस वाद, अच्छा 99 का आंसर क्या हो गया, ए, 47 से 67। अब 100वां, निम्नलिखित किस वाद में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की आधारभूत संरचना के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? जब मैंने पॉलिटी पढ़ाई तो स्पेशल पढ़ाया केशवानंद भारती बनाम, मतलब केशवानंद भारती वाद में बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बताया कि भैया ये बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत दिया और कहा कि संसद बेसिक स्ट्रक्चर, मतलब कोई ऐसा विधि नहीं बना सकती कि बेसिक स्ट्रक्चर को क्या कर दे, है ना, खत्म कर दे। तो शंकराचार्य थे हमारे, कौन, केशवानंद भारती। तो केशवानंद भारतीवाद में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की आधारभूत संरचना के सिद्धांत का क्या किया, प्रतिपादन किया। ठीक है, अब ये तो हो गया भैया जीएस। अब इसके बाद कितने मिनट का हो गया, इसको रोक दो, फिर मैं आगे बता रहा हूं आपको।